हिमालय की 16,000 फीट ऊंचाई पर एक ऐसी झील है जहां हर साल बर्फ पिघलते ही सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। ये लोग कौन थे, इनकी मौत कैसे हुई और आखिर ये सब एक ही जगह क्यों मिले? आज हम चलेंगे इस रहस्यमयी झील की तरफ, मिथक नहीं, विज्ञान और इतिहास के सहारे। सबसे पहले हम बात करेंगे जगह के परिचय के बारे में। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर यह इलाका बेहद दुर्गम है। यहाँ पहुँचने के लिए दिनों की कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है, बर्फीले रास्ते से गुजरना पड़ता है और मौसम कभी भी अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है। चारों तरफ ग्लेशियर, बर्फ से ढके पहाड़ और घने बादल। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई देती है। जमी हुई झील के इर्द गिर्द फैला यह सन्नाटा इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत जगहों में से एक बनाता है। कंकालों की खोज। इस रहस्य की शुरुआत होती है सन 1942 में, जब एक ब्रिटिश वन अधिकारी इस झील के पास गश्त कर रहा था। बर्फ पिघलने के बाद उसे झील के किनारे सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे हुए मिले। यह नज़ारा बेहद चौंकाने वाला था। इतनी दुर्गम और ऊंची जगहों पर इतने सारे इंसानी अवशेष आखिर कैसे पहुंचे? सवाल उठने लगे। क्या यहाँ कोई युद्ध हुआ था, या कोई महामारी फैली थी? क्या यह तीर्थयात्री थे, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा? बात करते हैं बाती थ्योरीज पर। शुरुआत में कई थ्योरी सामने आई। पहला थ्योरी है जापानी सैनिक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि जापानी सैनिकों के अवशेष हो सकते हैं जो हिमालय पार करने की कोशिश में मारे गए। लेकिन बाद की वैज्ञानिक जांच में यह थ्योरी पूरी तरह खारिज हो गई, क्योंकि हड्डियों की उम्र इस दौर से मेल नहीं खाती थी। थ्योरी नंबर 2, कुछ का मानना था कि यह किसी प्राचीन सेना के सैनिक के अवशेष हैं जो युद्ध में मारे गए। लेकिन हड्डियों पर हथियारों के घाव के प्रमाण न मिलने से यह थ्योरी भी कमजोर पड़ गई। थ्योरी नंबर 3, सामूहिक महामारी। एक और अनुमान था कि किसी महामारी की वजह से यह सामूहिक मौत हुई होगी, लेकिन वैज्ञानिक ने बाद में पाया कि हड्डियों पर मिलने वाले निशान किसी बीमारी के लक्षण से मेल नहीं खाते। यानी शुरुआती अनुमान एक एक करके वैज्ञानिक जांच में टिक नहीं पाए। बात करते हैं हम वैज्ञानिक जांच पर। तो फिर असली जवाब कैसे मिला? इसके लिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। पुरातत्वविदों और मानव विज्ञानियों की टीमों ने इन कंकालों का गहराई से अध्ययन किया। डीएनए विश्लेषण की मदद से यह समझने की कोशिश की गई कि ये लोग कहां से आए थे। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए यह पता लगाया गया कि इन अवशेषों की उम्र कितनी है, यानी ये कब मरे। आइसोटोप विश्लेषण से यह जानने की कोशिश की गई कि इन लोगों का खान पान और भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या थी। इन सभी वैज्ञानिक तरीकों ने मिलकर इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलनी शुरू की। अगला बात करते हैं हम सबसे बड़ी खोज। और यही वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पहले माना जाता था कि ये सभी कंकाल एक ही समय और एक ही घटना के हैं, लेकिन जांच में पता चला यह धारणा पूरी तरह गलत थी। ये कंकाल एक नहीं बल्कि अलग अलग समूहों के थे। अलग अलग सदियों में अलग अलग वंशावली के लोग। कुछ अवशेष दक्षिण एशियाई मूल के पाए गए, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कुछ अन्य अवशेषों की वंशावली पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई मिली। यह खोज शोधकर्ताओं के लिए बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि इतनी दूर हिमालय की इतनी दुर्गम ऊंचाई पर भूमध्य सागरीय मूल के लोगों का होना किसी ने भी नहीं सोचा था। अगला बात करते हैं मौत का कारण। अब बात करते हैं इस रहस्य के सबसे अहम हिस्से की, इन लोगों की मौत कैसे हुई। फॉरेंसिक जांच में वैज्ञानिकों ने पाया कि बहुत सारी खोपड़ियों पर फ्रैक्चर यानी टूटने के निशान थे, लेकिन ये घाव तलवार के वार जैसा नहीं थे, ये तीर के घाव भी नहीं थे, और ये किसी जानवर के हमले के निशान भी नहीं थे। इसके बजाय इन घावों का आकार बड़ा और गोलाकार था। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने एक परिकल्पना पेश की, अत्यंत विशाल ओलों की बारिश। समझिए इसे इस तरह, इतनी ऊंचाई पर जहां कोई पेड़ या शरण लेने की जगह नहीं होती, अगर अचानक बेहद बड़े आकार के ओले बरसें तो सिर पर सीधी चोट जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी ध्यान देने वाली बात है। यह व्याख्या कंकालों के एक समूह पर तो फिट बैठती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सभी कंकालों की मौत का कारण हो,
क्योंकि जैसा हमने देखा ये अलग अलग समय के अलग अलग समूह थे। अगला बात करते हैं हम पौराणिक कथाओं और स्थानीय लोक कथाओं पर। अब बात करते हैं इस रहस्य के उस पहलू की जो विज्ञान से नहीं बल्कि परंपरा से जुड़ा है। इस क्षेत्र में नंदा देवी राज जात यात्रा नाम की एक प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा जो हर 12 साल में आयोजित की जाती है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार देवी नंदा से जुड़ी एक कथा है जिसमें एक राजा और रानी का जिक्र आता है। कहानी के मुताबिक उन्होंने देवी का अपमान किया, जिसके बाद देवी के क्रोध से भारी ओलावृष्टि हुई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। यह कहना जरूरी है, इस पौराणिक कथा की पुष्टि करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन यह आज भी स्थानीय परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि यह लोक कथा वैज्ञानिक ओलावृष्टि थ्योरी से एक अजीब समानता जरूर रखती है, भले ही दोनों बिल्कुल अलग अलग स्रोतों से आई हो। अगला बात करते हैं आधुनिक शोध पे। 2019 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन ने इस रहस्य को और गहराई से समझने में मदद की। इस शोध में विस्तृत डीएनए विश्लेषण के जरिए यह साबित हुआ कि रूपकुंड के कंकाल अलग अलग प्रवासी इतिहास से जुड़े हुए हैं। कुछ समूहों की उत्पत्ति स्थानीय दक्षिण एशियाई पृष्ठभूमि से हुई, जबकि कुछ का संबंध हैरानी की बात है यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जुड़ता दिखा। लेकिन इस शोध ने जितने सवालों के जवाब दिए उतने ही नए सवाल भी खड़े कर दिए। अगला बात करते हैं यह आज भी रहस्य क्यों है। तो आखिर कौन से सवाल अब भी अनसुलझे हैं। वो भूमध्य सागरीय मूल के लोग आखिर कौन थे, वे इतनी दूर हिमालय की इस दुर्गम ऊंचाई पर क्यों पहुंचे। अगर ये अलग अलग सदियों के समूह हैं तो क्या यहाँ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग त्रासदियां हुई थी। और शायद सबसे दिलचस्प सवाल, क्या बर्फ के नीचे अभी भी और कंकाल दबे हो सकते हैं जो अब तक खोजे नहीं जा सके। इन सवालों के जवाब फिलहाल विज्ञान के पास भी पूरी तरह मौजूद नहीं है। अगला बात करते हैं हम रूपकुंड आज भी हमें याद दिलाता है कि हिमालय अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। शायद आने वाले वर्षों में नई खोजें इस कहानी के बचे हुए अध्याय खोल दें। लेकिन फिलहाल रूपकुंड झील आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी झीलों में से एक है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और वैज्ञानिक तथ्य पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला रहस्य किस पर होना चाहिए। धन्यवाद।